हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पीवी शैली के द्वारा लिखी गई एक पोयम ओड टू द वेस्ट विंड को पढ़ेंगे। पीवी शैली एक रोमांटिक पोएट रहे और ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का जो टाइम रहा 1837 टू 1901, 1837 से लेकर 1901 का जो समय रहा वो इंग्लिश में रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता है। रोमांटिक एज जो रहा उसमें बहुत सारे पोएट्स हुए, जैसे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हुए जिनको मेजर पोएट कहा जाता है, एल्डर पोएट की श्रेणी में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद से आपके कॉलरीज आ जाते हैं, लॉर्ड बायरन आ जाते हैं, शैली, जॉन किट्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पोएट्स आ जाते हैं रोमांटिक एज में। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हुए वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे रोमांटिक एज के और उनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, चूंकि हम पीवी शैली को पढ़ रहे हैं तो पीवी शैली को समझ लेते हैं। पीवी शैली जो है ये जैसा मैंने बता दिया कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ये 1792 में 1792 में इनका जन्म हुआ था और 1822 में 1822 में इनकी डेथ हुई थी। बहुत ही कम समय में ये मर गए, ज़्यादा समय तक ये नहीं रह पाए और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो डेथ है ये भी एक मिस्ट्री है, समझ में नहीं आया कि कैसे मरे ये। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम तब जानेंगे ज़्यादा जब इनके ऊपर जब पीवी शैली को पढ़ेंगे, केवल पीवी शैली के बारे में जब हम पढ़ेंगे। चूंकि आज हम पढ़ रहे हैं ओड टू द वेस्ट विंड को, तो उस पर पूरा फोकस करेंगे। ये जो पोयम है ओड टू द वेस्ट विंड, ये बहुत ही अच्छी पोयम है और इस पोयम को ये 1819 में लिखे थे और 1820 में इनका एक लिरिकल ड्रामा आया था प्रोमेथियस अनबाउंड। उसके साथ क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था 1820 में, 1820 में। जो पोयम है, पोयम बहुत ही अच्छी पोयम है और ये लाइफ को जोड़ती है हमारे। और मैं बता दूं बहुत सारे पोयम्स हैं, उन तमाम पोयम्स में ये मेरे लिए बहुत ही एक खास पोयम है और इस पोयम को मैं कई बार पढ़ता हूँ, पढ़ा भी हूँ, क्योंकि जो लाइफ है पूरी पोयम हमारे लाइफ को बताती है, लाइफ की फिलॉसफी को बताती है कि लाइफ की फिलॉसफी है क्या। जैसे मैं बता दूं, पोयम के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो पोयम है ठीक सिमिलर है, एक सॉन्ग आया था, किशोर कुमार जी ने गाया उस सॉन्ग को, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वो सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद है। उसका रीज़न ये है कि जो सॉन्ग है मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, उस सॉन्ग की शुरुआत क्या होती है, पैसिमिज्म से होती है और जब सॉन्ग का लास्ट स्टेंजा आता है, जो लास्ट स्टेंजा होता है उस सॉन्ग का, वो ऑप्टिमिज्म के साथ क्या होता है, शुरू होता है। तो पूरा सॉन्ग तो नहीं, लेकिन लास्ट स्टेंजा मैं आपको बताता हूँ उस सॉन्ग का लास्ट स्टेंजा क्या है। उस लास्ट स्टेंजा है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है कि दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान। वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सेम इस सॉन्ग को सुनाने का जो सेंस है मेरा, ताकि ये पोयम का जो सेंस है, जो मैसेज है इस पोयम का, जो पोएट देना चाहते हैं वो आप समझ जाएं। इस पोयम का सेंस वही है। इस पोयम में भी पोएट ने क्या किया है, ये पोयम की शुरुआत क्या होती है, पैसिमिज्म से होती है और जब ये पोयम का अंत होता है तो क्या होता है, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म से होता है। जब ओपनिंग लाइंस में, ओपनिंग कुछ स्टेंजास में पोएट क्या होते हैं, वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है एंड दैट्स व्हाई ही डज नॉट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड।
But after some time he realized that life is full of joy, full of happiness, and he wants to be scattered like the ashes. And the poet also describes the hope of life. And what is the hope of life? When he says that if winter comes, can spring be far behind. जैसे जो पोयम है लास्ट में क्या जब पोएट कहते हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, सेंस क्या है कि यदि जाड़ा आता है तो क्या बसंत पीछे रहता है? नहीं, सेंस इसका यही है कि जाड़ा क्या है, जाड़ा के यहाँ सिंबल है सारों से। जैसे अभी देखिए जाड़ा का सीजन है, चल रहा है, सब लोग क्या है एकदम ठंड में परेशान है, तो इसमें क्या ये सिंबल है सारों का है। और उसके बाद से कह रहे हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, इसके तुरंत बाद क्या होगा, अभी स्प्रिंग बसंत आएगा, और बसंत ऋतु जब आएगी तो क्या होगा, चारों तरफ फूल खिल जाएंगे, बागों से लेकर और पूरा हर तरफ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्या होगा, बहुत ही खुशनुमा होगा, और जो अर्थ होगा वो फिल्स विद द जॉय एंड हैप्पीनेस। तो वही कह रहे हैं कि यदि जाड़ा आता है तो बसंत पीछे रहता है, ऐसा नहीं है, ये क्या है, दिस इज द सर्किल ऑफ लाइफ। क्या होगा, जाड़ा आएगा फिर बसंत आएगा, फिर मतलब क्या होगा, ये चलता रहेगा ऐसे। आपका रेनी सीजन आएगा, जो मौसम है क्या होता है वो बदलता रहता है, चलता रहता है, ये लाइफ का सर्किल है। तो उसी तरह से पोएट यहाँ पे बताना चाहते हैं, ये ऑप्टिमिज्म से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि जो लाइफ है वो क्या है, ये सुख दुख का संगम है, और उसके बाद से ये चलता रहता है। आपके लाइफ में अगर दुख आया हुआ है, आप चारों तरफ से क्या एकदम परेशान हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या हो सकते हैं, आगे आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा समय होगा। लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, नहीं कि मेरा तो लाइफ जब से हम जन्म लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आप देखिए, आप बता दें, आप यहाँ हैं और आपके पास जो है आप रियलाइज कीजिए बहुत के पास वो भी नहीं है, तब आप अच्छी तरीके से क्या में जी सकेंगे। आप आगे बढ़ने के लिए ऊपर वालों को देखिए और जीने के लिए आपसे जो नीचे हैं उनको देखिए, आप महसूस करेंगे, यू विल कंफर्ट योरसेल्फ इन योर व्हाटएवर कंडीशन। जो भी मतलब आपकी कंडीशन होगा, यू विल कंफर्ट योरसेल्फ इन योर कंडीशन, व्हाटएवर कंडीशन, इट डजंट मैटर। कोई लेना देना नहीं है कैसा आपका कंडीशन है, आप अपने आप को क्या करेंगे, कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, जो मुझे ईश्वर ने दिया है वो बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मैंने ये बता दिया, इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले की फैक्ट्स को जानेंगे और उससे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे ये भी आपको हम इसमें समझाएंगे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो ये भी बताया जाएंगे आपको कि क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं इस पोएम से। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्या है, पहले की फैक्ट्स को हम समझ लेते हैं। की फैक्ट्स में देखिए हमने यहाँ पे सब नोट कर लिया है। तो यहाँ पहले लिखा हुआ देखिए, इट वाज कंपोज्ड इन अक्टूबर 1819 एट द टाइम व्हेन शेली वाज इन फ्लोरेंस, इटली। देखिए पहला की फैक्ट क्या है, जो पोयम है, अभी इसके पहले हम वैसे भी बता दिए कि 1819 में अक्टूबर के महीने में 1819 में 1819 में जब पोएट कहाँ पे थे, ये इटली का एक जगह है फ्लोरेंस, वहां पे ये रह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, इस पोएम को लिखा था, पहला चीज। दूसरा देखिए क्या, इट वाज पब्लिश्ड इन 1820 along with his lyrical drama Prometheus Unbound। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे इसके पहले अभी हम बताए भी हैं कि जो पोयम है क्या हुई थी, 1820 में 1820 में पब्लिश हुई थी, along with his Prometheus Unbound। इनका एक पोएटिक भी कह सकते हैं, लिरिकल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, लिरिकल भी कह सकते हैं। तो ये इनका पोएटिक ड्रामा या लिरिकल ड्रामा की कहिए, प्रोमेथियस अनबाउंड आया। ये 4 एक्ट का है, ये 4 एक्ट का क्या है आपका, ये आपका ड्रामा है इनका प्रोमेथियस अनबाउंड। और ये 1820 में क्या, इसी के साथ क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था। और किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ था, चार्ल्स ऑलियर के द्वारा इन लंदन में क्या हुआ था, ये 1820 में पब्लिश्ड हुआ था। किसके साथ, प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ। 4 एक्ट प्ले है प्रोमेथियस अनबाउंड, इनका लिरिकल प्ले है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है, द ओड कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टेंजास।
जो पूरी ओड है, क्योंकि ये भी आप जान जाइए कि जो पोयम है क्या है, एक ओड है। और ओड क्या होता है, एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है। इसमें पोएट क्या करते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं। और कई तरह के ओड लिखे गए, जैसे पिंडोरिक ओड, हॉर्सियन ओड। तो इस पे हम बाद में बताएंगे कि क्या होता है ओड पे, जब हम पढ़ेंगे, लेक्चर जब बनाएंगे, वीडियो जब बनाएंगे ओड पे, तो उसमें बताएंगे कि ओड कितने प्रकार का होता है और कैसे हम पहचानेंगे ओड को। तो देखिए यहाँ पे द ओड कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टेंजास। जो पूरा ओड है, जो पूरी पोयम है, वो क्या है, ये 5 स्टेंजास में है। एंड ईच स्टेंजा इज मेड ऑफ 14 लाइन्स। और क्या है, 14 लाइन का हर स्टेंजा है। इस तरह से देखिए, आप बता दें पूरे क्या है आपके 5 स्टेंजास हो गए इस पोयम में। और हर स्टेंजा कितने लाइन की है, 14 लाइन की स्टेंजा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे समझते हैं। आगे है कि द ओड इज कंपोज्ड इन टर्जा रिमा। ईच सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 4 टर्सेट। जो ओड है, जो पोयम में है, ये किसमें लिखी गई है, टर्जा रिमा में लिखी गई है। टर्जा मीन्स क्या होता है, टर्जा का सेंस होता है टर्सेट होता है, और टर्सेट मीन्स होता है 3 लाइन्स, और रिमा का मतलब होता है राइम। तो इस तरह से देखिए क्या है, जो पोयम है वो क्या है आपका टर्जा रिमा में लिखा हुआ है। और उसके बाद से प्रत्येक जो टर्जा रिमा है वो क्या है, 4 टर्सेट में है। 4 टर्सेट का मतलब 3-3 लाइन के 4। तो 3-3 लाइन के 4 हो गए। जैसे देखिए, और उसका राइम स्कीम क्या है, ABA, BCB, CDC, DED एंड राइमिंग कपलेट EE। तो 3-3 लाइन, जो 3 लाइन की पोयम होती है उसे क्या बोलते हैं, टर्जा रिमा बोलते हैं। पहला चीज समझ लीजिए। उसके बाद से टर्जा रिमा में क्या है, 4 टर्जा रिमा है। एक स्टेंजा में कितना है, 4 टर्जा रिमा है। और उसके बाद से राइमिंग कपलेट EE है। लास्ट में क्या है आपका राइमिंग कपलेट EE। ई कपलेट का मतलब होता है दोहा, आपको पता ही है। इसमें देखिए तो EE है। इस तरह से देखिए 3 गुणे क्या हो गए, 4 हो गए, ये क्या हो गए 12। 3 × 4 = 12। लास्ट में क्या हो गया, एक कपलेट जो कि 2 लाइन का हुआ, वो क्या हो गया इस तरह से। तो 12 और 2 लाइन हो गया आपके 14 लाइन। और अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि पोयम क्या है, 5 स्टेंजा की पोयम है, और प्रत्येक स्टेंजा में कितने हैं, 14 लाइन में है। अगला चीज देखिए कि इट इज रिटन या इट इज कंपोज्ड किसमें, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। जो पोयम है किसमें लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। फ्रेंड्स, अब इसके पहले रिश्ते की जितना हमने आपको बता दिया, इस पे जो MCQ है इसको हम समझ लेते हैं। और उसको जब आप समझ लेंगे तो बहुत इजी से क्या होगा, पोयम को समझना आसान रहेगा। यहाँ देखिए पहला चीज देखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। पीवी शैली का जन्म कब हुआ, ये पूछा जा सकता है। इनकी डेथ कब हुई, पूछा जा सकता है। पीवी शैली का पूरा नाम क्या है, पूछा जा सकता है। पर्सी बीस शैली यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सी बीस शैली इनका क्या है, पूरा नाम है। उसके बाद से ये कौन से पोएट हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं, तो ये एक लिरिक पोएट हैं और ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए हम जान गए कि कौन से पोएट हैं। तो आपके क्या हो गए, आपके ये लिरिक पोएट हैं, इनको लिरिकल पोएट बोला जाता है। और ये क्या है, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। जैसे रोमांटिक एज को जब हम पढ़ेंगे तो रोमांटिक एज में जो पोएट्स रहे, कई खासियत रही उनकी। पहला तो ये रहा कि वो जो रूसो का स्टेटमेंट था बैक टू नेचर, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और सब सारे पोएट्स जो हुए रोमांटिक एज के, सब रोमांटिक एज के पोएटों में हम पाएंगे कि नेचर से बड़ा लव था उनको, वो नेचर की तरफ गए। और उनके पोएम्स में हम क्या करेंगे, नेचर को हम पाएंगे। जैसे अभी पीवी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड को पढ़ रहे हैं, तो ओड टू द वेस्ट विंड में क्या है, पूरा नेचर है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपके ट्रीज के बारे में है, ओशन के बारे में है, विंड के बारे में है, फ्लावर्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, नेचर से रिलेटेड हैं। इनके बारे में क्या किया है, पोएट ने वर्णन किया हुआ है। अब आगे हम बता दें क्या MCQ पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि पोयम को कब लिखा गया, तो 1819 में लिखा गया। देखिए मंथ अगर पूछा जाता है तो अक्टूबर 1819 में लिखा गया। और कब लिखे, कहां पे थे ये जब लिखे इस पोयम को, तो ये इटली में थे। फ्लोरेंस जो शहर है इटली का, वहां पे क्या रह रहे थे, वहां रह के क्या हुआ था, इन्होंने इस पोयम को लिखा था। आगे MCQ बन सकता है कि ये पोयम कब पब्लिश हुई, तो ये पोयम पब्लिश हुई 1820 में।
और किसके साथ पब्लिश्ड हुई, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस पे बन सकता है कि किसके साथ पब्लिश्ड हुई। तो देखिए प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ क्या हुई, ये पोएम इनकी पब्लिश्ड हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि पीबी शैली की जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, वो किस लिरिकल ड्रामा के साथ पब्लिश्ड हुई। तो लिरिकल ड्रामा देखिए क्या है आपका, ये पोएटिकल ड्रामा या लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड के द्वारा पब्लिश्ड हुई। और प्रोमेथियस अनबाउंड कितने एक्ट का प्ले है। जनरली जैसे देखिए जो एक प्ले लिखे गए वो क्या लिखे गए, वो 5 एक्ट में लिखे गए, 3 एक्ट में लिखे गए। लेकिन ये जो प्ले है क्या, ये 4 एक्ट में है। आगे देखिए ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा पब्लिश कराया गया उसको। तो चार्ल्स ऑलियर के द्वारा क्या हुआ, पब्लिश हुआ। और कहां हुआ, लंदन में। ये इससे क्या हो गया आपके, ये आप एमसीक्यू है इतने से। अब इस पे आ जाइए क्या है, जो ओड है, जो ओड है कितने स्टेंजा की है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या है ये, यहां लिखा है 5 स्टेंजास, ये 5 स्टेंजा की ओड है। और हर स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, तो हर स्टेंजा में क्या है 14 लाइन्स हैं। हर स्टेंजा में क्या है 14 लाइन्स हैं, 14 लाइन है हर स्टेंजा में। और इस तरह से 5 स्टेंजा है, तो आप 14 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 70। तो टोटल जो पोयम है वो कितने लाइन की है, 70 लाइन की है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे पोयम में कितने लाइन्स हैं, तो 70 लाइन्स हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सब पे एमसीक्यू बनाने वाला, एमसीक्यू कुछ भी बन सकता है, ये बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे कि क्या क्या एमसीक्यू इस पे बन सकता है। और ये मेरा दावा है कि अगर इसको आप समझ लेते हैं तो कोई एमसीक्यू नहीं छूटना चाहिए, इससे लगभग सब आपका मिल जाएगा। बाकी तो एमसीक्यू बहुत सारे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, एक चैप्टर को, एक पोएट को। हम पोएम को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पोएम पे ही एमसीक्यू बनेंगे, जो पोएट हैं जिन्होंने उसको लिखा उस पे भी एमसीक्यू बनते हैं। तभी इसके बाद से हम क्या करेंगे, पीबी शैली पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उस पे हम समझेंगे कि क्या क्या पीबी शैली से रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, अब अगला देखिए क्या है कि जो पोयम है ये किस में लिखा गया, क्या लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया इसमें। तो जो पोयम है किस में लिखा गया है, टर्जा रिमा में लिखा गया है। टर्जा का मतलब क्या होता है, टर्सेट भी होता है टर्जा का मतलब, और रिमा का मतलब होता है राइम। ये जैसे आपका हो गया। उसके बाद से क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि टर्जा या टर्सेट, दोनों पूछा जा सकता है, दोनों एक ही है, कि ये कितने लाइन की पोयम होती है। तो देखिए कितने लाइन का कलेक्शन होता है ये। तो टर्जा या टर्सेट क्या होता है, 3 लाइन का क्या होता है, ये 3 लाइन्स पोयम्स होती है, और ये 3 लाइन की पोयम होती है। और उसके बाद से देखिए क्या होता है इसको, अब यहाँ आप समझ लीजिए अगला चीज, एक चीज और जानिए, फिर हम इसको समझाएंगे आपको टर्जा रिमा क्या है। और अगला क्या है, ये पोयम जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ज्यादातर पोयम्स किस में लिखे गए, आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे गए हैं, क्योंकि ये बीच का मतलब एक पार्ट होता है। भाई अगर बहुत करेंगे, टेट्रा करेंगे, ठीक है, डाई करेंगे, मोनो करेंगे, तो क्या होगा, छोटा मतलब पोयम हो जाएगा, उसकी लाइन छोटी हो जाएगी। आगे लेके जाएंगे तो लाइन क्या होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पेंटा जो होता है वो बीच का होता है, इसलिए ज्यादातर पोएट्स क्या किए, ये पसंदीदा मीटर रहा, आयम्बिक मीटर रहा, पेंटामीटर। जैसे आयम्बिक पेंटामीटर ये फेवरेट रहा, ज्यादातर पोएम्स क्या है आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे गए हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि टर्जा रिमा होता क्या है। ये टर्जा रिमा आप पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। आपको हम बता दें, जो टर्जा रिमा है, तो मैंने बता दिया टर्जा का सेंस क्या होता है, टर्सेट से होता है, और रीमा का सेंस क्या होता है, राइम से होता है। और उसके बाद से क्या है, ये टर्जा रिमा है क्या, ये एक इटालियन वर्ड है। ये क्या है, एक इटालियन वर्ड है। और सबसे पहले जो टर्जा रिमा को सबसे पहले किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, सबसे पहले एक इटालियन पोएट हुए डांटे। डांटे के द्वारा क्या हुआ था, डिवाइन कॉमेडी उनका एक कंपोजिशन है, एक उनका वर्क है, ठीक है, 14th सेंचुरी में उन्होंने लिखा था उसको। तो एक डिवाइन कॉमेडी एक इनका वर्क है, उसी में क्या किया गया था, ये टर्जा रिमा का यूज हुए किए थे। कौन सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, डांटे के द्वारा। 1320 में लिखे थे डिवाइन कॉमेडी को। उसके बाद से देखिए इटालियन और भी क्या हुए पोएट हुए, जैसे आपके क्या हुए, बैकेसियो हुए। और उसके बाद से एक और फेमस आपके पोएट हुए इटालियन पोएट पेट्रार्क।
पेट्रार्क ने भी क्या किया था, इसको यूज किया था टर्जरिमा को। और पेट्रार्क के बारे में आपको पता है, ये उन्होंने क्या किए थे, सोनेट को लेके आए थे। पेट्रार्क ने क्या किया था, जैसे पेट्रार्कन सोनेट का हम यूज करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये सोनेट का भी यूज किया था पेट्रार्क साहब ने। उसके बाद से देखिए आपसे बता दें, जब ये इंग्लैंड आया तो अब देखिए टर्जरिमा के इंग्लैंड में भी जैसे थॉमस आपके वाट हुए उनके द्वारा, उसके बाद से जॉन मिल्टन के द्वारा, ये क्या है आपके जो पीवी शैली पढ़ रहे हैं इनके द्वारा क्या हुआ था, ये टर्जरिमा का यूज किया गया। और भी कई पोएट्स हुए उनके द्वारा क्या हुआ था, टर्जरिमा का यूज किया गया। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, टर्जरिमा देखिए बहुत ही आसान है इसको समझना। टर्जरिमा पहले चीज देखिए क्या होता है, ये समझिए 3 लाइन की ये क्या होती है, पोयम होती है। देखिए 3 लाइन की पोयम होती है और यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है ABA, फिर हमने लिखा है BCB। आप ध्यान से इसको समझिए, देखिए हमने क्या लिखा है ABA, यहाँ क्या है पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से मिल रही है ABA। तो टर्जरिमा में क्या होता है, पहली जो लाइन होती है क्या होती है, वो तीसरी लाइन से मिलती है और उसके बाद से देखिए क्या होगा, जो अगला स्टेंजा बनता है वो बीच के वर्ड से, बीच का वर्ड क्या है, बी। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है, बीच में क्या है, बी है, बीच में क्या है, बी है। यहाँ देखिए क्या है, बीच में ये बी लिखा हुआ है, तो ए बी, और देखिए ये है, तो ये यहाँ पे ए बी ए, ये पहला ये हो गया, फिर लास्ट में तीसरा क्या होगा, बी हो गया, और बीच में क्या है, बी है। तो जो दूसरा स्टेंजा शुरू होता है, जो पहला स्टेंजा उसके बीच की जो लाइन है उससे शुरू होता है, यानी कि बीच में बी दिया है और यहाँ पे फिर क्या होगा, बी आ गया, उसके बाद से फिर आगे बढ़ता है, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया, मतलब यहाँ फिर बी, देखिए बी हुआ और फिर तीसरा क्या होगा, बी हो गया, और फिर क्या है, इसकी दूसरी लाइन सी है, इसी से क्या होगा, इसकी शुरुआत हो गई, फिर देखिए सी डी सी, फिर बीच में डी आ गया और से क्या इसी से शुरुआत हो गई, एंड सो ऑन, ऐसे क्या होता है, ये चलता रहता है टर्जरिमा में। एकदम सिंपल सी चीज देख लीजिए, पहला चीज समझ लीजिए, 3 लाइन की क्या होती है, स्टेंजा होती है। उसके बाद से क्या होता है, पहला जो लाइन होता है तीसरे लाइन से मिलता है और उसके बाद से जो बीच का जो लाइन होता है वो क्या करता है, अगले स्टेंजा को शुरुआत करता है। जैसे मान लीजिए ए बी ये है, बीच में क्या है, बी आया, तो अगला स्टेंजा क्या होगा, बी से शुरुआत होगा, फिर आगे क्या होगा, बी सी बी, फिर मतलब क्या होगा, पहला लाइन तीसरे से मिलेगा, फिर सी से शुरुआत होगा, फिर उसके बाद ऐसे सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या होता है, टर्जरिमा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या टर्जरिमा होता है। और देखिए, तो यहाँ देखिए ये बताया कि हमने क्या है कि जो पोयम है आइबिक पेंटामीटर में लिखा गया है। फ्रेंड्स अब आगे समझ लेते हैं क्या है इस पूरे पोयम में, जो पूरी पोयम वो क्या है, इस सिंबोलिज्म से भरी हुई है। जैसे हम अभी इसके पहले बताए कि जो पोयम है क्या है, पूरा लाइफ को हमारे क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। जो हमारा लाइफ है, जो हमारे लाइफ की चीजें चल रही हैं, उसको क्या करती है, पूरी पोयम एक्सप्लेन करती है। तो इसमें क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग है पूरे पोयम में। शैली ने क्या किया हुआ है, सिंबोलिज्म का यूज किया हुआ है। तो पहला देखिए क्या है, पहला जो सिंबोलिज्म है लाइफ एंड डेथ का है, लाइफ एंड डेथ का है। यहाँ पे जैसे पोयम क्या है, जब पोयम की शुरुआत होती है तो फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट ने क्या कहा है, वेस्ट विंड को कहा है, डिस्ट्रॉयर बोला है और प्रिजर्वर बोला है। तो डिस्ट्रॉयर बोला है और प्रिजर्वर बोला है। तो अब देखिए बता दें, जो पहला स्टेंजा जब हम पढ़ेंगे तो पहले स्टेंजा में क्या है, पहले स्टेंजा में से एक पासिंग द ऑथर, एक एयर टेनिसन की पोयम है पासिंग द ऑथर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज एडिंग प्लेस टू न्यू, जैसे पुरानी चीजें बदलती हैं और उसके स्थान पे क्या होता है, नया चीज आता है। तो सेम सेंस में देखिए क्या है, पीवी शैली ने इसमें बताया हुआ है, लाइफ एंड डेथ को लेकर इन्होंने क्या किया, बताया है। सेंस यहाँ पे यही है कि क्या होता है कि जो सूखे पत्ते हैं, जो सूखे पत्ते वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं और उनके जगह पे क्या होते हैं, नए पत्ते आते हैं। और एक बहुत अच्छी पोयम इसी से रिलेटेड है, फिलिप लार्किन की द ट्रीज। द ट्रीज में भी वो बोलते हैं कि द लास्ट ईयर इज डेड एंड बिगन अफ्रेश की बात करते हैं। और उसमें उन्होंने यही कहा है कि पेड़ क्या है, वो मतलब एक बहुत अच्छी उसमें लाइन है, देयर ग्रीनरी इज अ काइंड ऑफ ग्रीफ, कि उनकी जो ग्रीनरी है वो क्या है, वो एक काइंड ऑफ ग्रीफ है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो लाइफ एंड डेथ है ये क्या दर्शाता है, इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल। जो इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल है वही दर्शाता है कि हम क्या होता है, इंसान क्या होते हैं, वो
मरते नहीं हैं। क्या होती आत्मा, जैसे हमारा शरीर क्या है पुराना हो जाता है तो हमारे शरीर को क्या करती है आत्मा त्याग देती है और नए शरीर में क्या कर लेती है धारण कर लेती है, जैसा कि श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा हुआ है। या अभी इसके पहले हम ब्रह्मा पोयम पढ़े और उसमें आपको समझना हो, इस पर डिटेल समझना हो तो ब्रह्मा पोयम में मैंने सारी चीजों को क्या बता रखा है कि क्या है। तो पहला मतलब क्या है, ये सिंबलिज्म इन्होंने क्या किया है, लाइफ एंड डेथ को बताया है। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि इसमें लाइफ एंड डेथ को कैसे जोड़ा गया है। तो लाइफ एंड डेथ मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर एंड द प्रिजर्वर। डिस्ट्रॉयर का मतलब यानी कि जो क्या है, जो पुरानी चीजें हो गई हैं उसको क्या करता है, जो हमारा जैसे अभी हम पढ़े उस पोएम में ब्रह्मा में, तो क्या है उस पोएम में यही बताते हैं जो व्हाट इज द सर्किल ऑफ लाइफ। सर्किल ऑफ लाइफ क्या है, सर्किल ऑफ लाइफ यही है कि जब हम क्या होते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर क्या होता है जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या होती है आत्मा हमारे शरीर को त्याग कर देती है और नए शरीर, जो नया शरीर उसमें क्या कर लेती है धारण कर लेती है। तो उसी तरह से क्या है जो वेस्ट विंड है वो केवल दोनों का काम करती है, डिस्ट्रॉयर एंड द प्रिजर्वर। ये वो क्या करती है, जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको क्या करती है, उनको गिरा देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके जगह पे क्या करती है न्यू सीड लेके आती है, नए पत्तों को क्या करती है वो लेकर आती है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्या किया, लाइफ एंड डेथ को सिंबलाइज किया है, पहला चीज। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, शेलिस फिलॉसफी। दूसरी चीज क्या है इस पोएम में, क्या है जो सिंबलिज्म है, शैली की फिलॉसफी है। शैली की फिलॉसफी में आपको बता दूं, जैसे पीवी शैली क्या थे, बचपन से क्या थे, रिवोल्टर थे, विद्रोही थे और बहुत ही ज्यादा जो चीजें वहां हो रही थी अत्याचार वगैरह उसको क्या करते थे, ये सपोर्ट नहीं करते थे, इसको ये विद्रोह कर रहे थे। तो ये कहते थे कि नहीं इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जो एक टिरनी है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, वो समाप्त होनी चाहिए, वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी पे क्या लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से रहें, ये क्या था शैली का मानना था। तो ये इनकी फिलॉसफी को भी क्या है इन्होंने इसमें बताया हुआ है और फिलॉसफी यही है इनकी कि जो पुरानी चीजें हैं, जो ओल्ड ऑर्डर है, जो क्या है, जो अरिस्टोक्रेटिक चीजें हैं उसको नहीं होनी चाहिए लाइफ में, डेमोक्रेटिक चीजें होनी चाहिए। तो ये बताते हैं। दूसरा क्या है, ये सिंबल ऑफ रीबर्थ इसमें बताते हैं। जैसे एक पोयम है यूथ एंड एज, तो उस पोयम में भी पोएट कहते हैं कि कोई इंसान मरता नहीं है और मरने से पहले क्या होता है, हमारा जो जन्म है, हमारी जो जनरेशन है, हम क्या होता है अपने जनरेशन के रूप में जन्म लेते हैं। इट मींस जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, माँ बाप के रूप होते हैं, वो उनका क्या होते हैं, उनका एक फिगर क्या पाते हैं, अपने माँ बाप का फिगर क्या होते हैं बच्चे पाते हैं और उसी रूप में क्या होते हैं वो जिंदा रहते हैं। तो इसी तरह से देखिए सिंबल ऑफ रीबर्थ को इन्होंने क्या किया है, बताया हुआ है। इसके बाद से क्या है, सिंबल ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन। पोएट ये कहते हैं, इस वेस्ट विंड को लेकर पोएट ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ऑटम सीजन को क्या करती है विंड लेकर इंस्पायर होती है, उसी तरह से पोएट क्या है इंस्पायर होते हैं। ऑटम को लेकर वेस्ट विंड क्या करती है, म्यूजिक प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से पोएट क्या है उससे इंस्पायर होके और क्या करते हैं, इस पोएम को लिखते हैं और उसके बाद से एक म्यूजिक क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। पोएट्स नेचर का सेंस ये है, जैसे पोएट ये कहते हैं कि जैसे वेस्ट विंड क्या है, अनकंट्रोलेबल है, नोबडी कैन कंट्रोल द विंड। तो उसी तरह से देखिए क्या है, पोएट भी क्या थे, जब अपने चाइल्डहुड में थे, जब बचपन में थे, तो क्या करते थे, वो कंट्रोल उनको कोई नहीं कर सकता था। वो जो भी चीजें जैसे टिरनी है, अत्याचार वगैरह चीजें जो हो रही थी उसके क्या थे, ये रिवोल्टर थे, वो रिवोल्ट करते थे। ये चीज बताया गया पोएट्स नेचर में। फ्रेंड्स इसमें एक लाइन है कि बी दाउ स्पिरिट फियर्स माय स्पिरिट बी ट्रू मी इम्पेटियस वन। तो यहाँ सेंस वही है, जिन्होंने जो इम्पेटियस वन का प्रयोग किया है, कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे वेस्ट विंड क्या है, वो फ्री है, नोबडी कैन कंट्रोल द विंड, नोबडी कैन स्टॉप द विंड। और नेचर की किसी चीज को भी क्या किया जा सकता है, ना कंट्रोल किया जा सकता है, ना स्टॉप किया जा सकता है। तो उसी तरह से क्या है, पोएट अपने नेचर को बताते हैं कि जब वो चाइल्डहुड में थे तो किस तरह की चीजें उनके अंदर थी। अगला देखिए क्या है, जो सिंबल है, सिंबल ऑफ होप फॉर मैनकाइंड। इसमें क्या है, इसके पहले हम अभी बता चुके हैं कि जो पोयम है, इस पूरे पोयम का क्या है, टू व्यूज है। एक लाइफ के दो पहलू होते हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड वन इज द ऑप्टिमिज्म एंड सेकंड इज पेसिमिज्म।
हम हमेशा ऑप्टिमिज्म को पहले लेके चलना चाहिए, पेसिमिज्म को सेकंड पे लेना चाहिए। तो यहाँ क्या है, पोयम किससे शुरुआत होती है, पेसिमिज्म से शुरुआत होती है और उसके बाद से इसका अंत किससे होता है, ऑप्टिमिज्म से होता है। जैसे इसमें क्या है, अभी हमने इसके पहले बताया कि पोयम में क्या है, जो लास्ट में क्या है, जो लाइन है, तो होप फॉर मैनकाइंड का सेंस यही है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जो इसमें एक लाइन है लास्ट में आता है, यदि क्या होता है, जाड़ा आता है तो बसंत पीछे रहता है। जाड़े का सेंस हमने बताया दुख से और बसंत का सेंस किससे, सुख से। इसका मतलब ये है कि ये सर्किल ऑफ लाइफ है। जैसे मौसम ऋतुएं क्या होती हैं, आता जाता रहता है, वैसे लाइफ में भी क्या होता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। ये लाइफ का स्टोरी है, पार्ट है, और इससे क्या होगा, जो उबर गया उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे देखिए हमारा मानना है, हम तमाम हमारी जो मैथोलॉजी है उससे हम क्या हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। हमारी जो भी मैथोलॉजी लिखी गई है, जो कही गई है, उससे इंस्पायर हो सकते हैं। और ऐसा श्री रामचंद्र जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उनको भगवान माना गया और वो भगवान की तरह से क्या हुए, पूजे गए। और मनुष्य, भगवान ईश्वर थे ही, मनुष्य रूप में उन्होंने क्या किया था, जन्म लिया था। तो मनुष्य रूप में जन्म लेके भी क्या हो गया, वो ईश्वर की तरह से पूजे गए। और सब कुछ होते हुए भी देखिए क्या हुआ, वो अपने उस महल को त्याग दिए और उसके बाद से वनों में जाके भटके और तमाम संघर्षों को करते हुए, तमाम तकलीफों को सहते हुए क्या हुए, वे आगे बढ़े और अपने कर्म को किए। ठीक उसी तरह से देखिए आप श्री कृष्ण जी को भी देख सकते हैं। श्री कृष्ण जी भी देखिए क्या है, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से देखिए एक ऐसे बालक जो कि ईश्वर का जन्म एक कारागार में होता है और उसके बाद से क्या हो, एक उफनती हुई नदी से उनके क्या होते हैं, पिता क्रॉस कराते हैं, पार लेके जाते हैं। उसके बाद से मतलब अपना पूरा घर बार छूट गया, फिर दूसरे के यहाँ क्या हुए, पले बढ़े, फिर वो भी छूटा। हर जगह क्या हुआ, उनके साथ परेशानियां हुई, लेकिन हर परेशानियों में क्या हुए, वे मुस्कुराते रहे। तो यही क्या है, सिंबल ऑफ होप फॉर मैनकाइंड है। इसमें एक मतलब उम्मीद है, आप हमेशा मतलब उम्मीद से क्या आप बधे रहिए कि नहीं, अगर आपके साथ बहुत बुरा है तो अच्छा होने वाला है, इसको लेके आप परेशान मत होइए। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम समझ लेते हैं, जो पूरी पोयम है 5th स्टेंजा में है और 5th स्टेंजा को मैंने यहाँ पे क्या किया है, बांट दिया है। देखिए 7 पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ द विंड, क्या क्या प्रभाव है प्रत्येक अलग अलग स्टेंजा में पोएट ने किन किन चीजों का वर्णन किया हुआ है। तो ये चीज देखिए आपको बता दें कि जो फर्स्ट स्टेंजा है, पहले स्टेंजा में जो वेस्ट विंड का इफेक्ट है किस पे है, अर्थ पे है। और अर्थ पे क्या करती है वेस्ट विंड, डिस्ट्रॉयर एंड द प्रिजर्वर का काम करती है। ये क्या है, बोथ डिस्ट्रॉयर एंड द प्रिजर्वर है, किसके लिए, अर्थ पे। उसके बाद से जब पोयम को पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे, फिलहाल इतना समझिए। सेकेंड स्टेंजा में क्या, ओवर द स्काई, वेस्ट विंड का इफेक्ट किसके ऊपर है, स्काई के ऊपर है। और थर्ड स्टेंजा में द फंक्शन ऑफ द विंड ऑन द बेड ऑफ वाटर द मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद से जो तीसरा स्टेंजा है, इन्होंने क्या किया है, जो वेस्ट विंड के फंक्शन है, किस तरह से वो फंक्शन करती है, किस पे, जो मेडिटेरेनियन सी है उस पे इसका किस तरह से क्या होता है, वर्क होता है, उस पे क्या इसका इफेक्ट है, इस पे इन्होंने तीसरे स्टेंजा में क्या किया है, ये बोले हुए हैं। और फोर्थ स्टेंजा में पोएट क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपना पेसिमिज्म को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि ये मतलब इस संसार में जीना नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वेस्ट विंड जिस प्रकार से सूखे पत्तों को क्या करती है, उड़ा के लेके जाती है, उसी तरह से ये भी क्या है, इनके सोल को क्या करे, लेके चला जाए। ये मरना चाहते हैं और इसलिए क्यों मरना चाहते हैं, ये कहते हैं कि आई ब्लीड स्नेक लाइन आया हुआ है, एकदम ये जीवन से परेशान हो गए हैं, इसलिए जीना नहीं चाहते हैं। ये फोर्थ स्टेंजा है। और फिफ्थ स्टेंजा में क्या है, ये अपनी उस मतलब पेसिमिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद से ऑप्टिमिज्म में आते हैं और ये अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं कि ये क्या है, नहीं ये मरना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि इनके जो आइडियाज हैं वो क्या हो, स्कैटर हो जाए होल यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स के लोग क्या हो, इनके आइडियाज को समझें और उसके बाद से जानें कि किस तरह चीजों को क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या हुआ, हमने कुछ की फैक्ट्स को समझा, वो टू द वेस्ट विंड के की फैक्ट्स को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको क्या हुए हम लोगों ने समझा। फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो कैसा लगा
और आगे की जो भी वीडियोस होंगे ऐसे ही बनेंगे, एमसीक्यू पे ही बनेंगे सारे। मैं एमसीक्यू भी बताऊंगा कि क्या क्या एमसीक्यू इससे बन सकते हैं।